नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो घेर के, जिसमें हम आपके लिए हर बार कोई ना कोई गेस्ट लेके आते हैं और वो घिरे होते हैं आपके सवालों से जो हम पूछते हैं। आज हमारे मेहमान हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम विप्लव जी। जयराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो हम बात करने वाले हैं वो आज़ादी के बारे में है, यानी स्वतंत्रता दिवस जो हम पर्व मना रहे हैं। यहाँ बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप तक छूट गई हैं, आप तक पहुंची नहीं है या पहुंचाई नहीं गई हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। कारण क्या है ये भी आप समझ जाएंगे अभी, जैसे जैसे हम लोग बातचीत करेंगे वैसे वैसे। और हमारे साथ सहयोगी हमारे अंकुर जी। नमस्कार जी। तो इस कार्यक्रम को हम लोग करते हैं शुरू, और बातचीत का सिलसिला ऐसे शुरू होगा कि आज़ादी की बात हो रही है। तो जयराम जी, पहला सवाल जो मेरा ये रहेगा कि आज़ादी की बात हो रही है, आज़ादी का पर्व हम लोग मना रहे हैं, तो आज़ादी के इस पर्व में किसका योगदान सबसे ज़्यादा माना जाए? लवकान जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस की। और जब बात आज़ादी की और स्वतंत्रता की होती है तो बहुत चर्चा आप देखेंगे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, और पढ़ाई के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से ये चर्चा आम है कि आज़ादी किसने दिलाई। इसने दिलाई, उसने दिलाई, इस दल ने दिलाई, उस दल ने दिलाई, इस विचारधारा का ज्यादा योगदान था, उसका कम था, किसने माफी मांग ली, किसने चिट्ठी लिख दी। ये ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोग बहस करते हैं। और सार ये है कि आजादी किसने दिलाई, तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि आजादी सबको मिली थी और आजादी में योगदान भी सबका था। और वो आज के इस शो में हम प्रमाण के साथ दर्शकों तक पहुंचाएंगे भी। आजादी की लड़ाई देश के हर गांव, हर शहर, हर डगर, हर नगर में, हर जाति, हर आयु वर्ग, हर उम्र के लोगों ने लड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानियों का, बलिदानियों का पूरा इतिहास, रक्त रंजित इतिहास इससे भरा पड़ा है। और आप देख सकते हैं, उन नामों को आप देखेंगे तो आपको सबको ही मिलेगा उसमें जितना योगदान गरम दल वालों का था तो नरम दल वालों का भी था। लेकिन आजादी की लड़ाई को केवल इस रूप में प्रस्तुत करना कि आजादी की लड़ाई एक दल विशेष की थाती है, उन्हीं का श्रेय है, उन्हीं का योगदान है, एक ही परिवार उसका श्रेय लेकर के सत्ता की मलाई खाएगा, तो इस पर घोर आपत्ति है। और वो आपत्ति आज 21वीं सदी में सोशल मीडिया के इस प्रभावी स्वरूप के कारण और अधिक निखर करके सामने आ रहा है। और आज किताबों के माध्यम से भी हस्तक्षेप हो रहा है, वीडियोस के माध्यम से भी हस्तक्षेप हो रहा है, और तमाम ऐसी सच्चाइयां इतिहास की परतों से निकलकर देश के सामने आ रही हैं। आज डिक्लासिफाई हुआ नेताजी से जुड़ा हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ सारा दस्तावेज दुनिया को उनके बारे में पता लग रहा है। क्या इस देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान नहीं था? बिल्कुल था। आज कई ऐसे अनगिनत घटनाक्रम दुनिया के सामने आ रहे हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाए। आप एक सजग पत्रकार हैं, बावजूद इसके शायद आप नहीं जानते होंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि तारापुर संग्राम क्या है तो शायद बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन 2021 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इस विषय को रखा तो लोगों ने इसको सर्च करना शुरू किया, और उसी से जुड़ी हुई है मेरी ये पुस्तक तारापुर संग्राम, जो इतिहास का, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा गोलीकांड है। दूसरा सबसे बड़ा गोलीकांड जलियांवाला के बाद इस देश में तो यहां तक इतिहास से खिलवाड़ हुआ कि जलियांवाला बाग की असली कहानी भी वर्षों तक छुपाई गई। अभी हाल के वर्षों में एक फिल्म आई है केसरी 2, उसके माध्यम से दिखाया गया कि कैसे उस सच्चाई को बाहर लाने के लिए भारत के लोगों ने संघर्ष किया, और तब कहीं जाकर वो सच्चाई बाहर आई। लेकिन उसको कानून
अंग्रेजों का जो एक तरफा और पक्षपाती कानून था, पक्षपाती न्याय व्यवस्था थी, उसने उस जनरल डायर को बरी कर दिया था। लेकिन हमारे ही देश के सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर के उस जनरल डायर को उसके कुकृत्यों की सजा दी थी। लेकिन उधम सिंह के बारे में कितने लोग जानते हैं? उधम सिंह के बारे में भी फिल्म हाल के ही वर्षों में आई थी। तो उसी तरह से ये तारापुर संग्राम 15 फरवरी 1932 की घटना है, जलियांवाला बाग के लगभग एक दशक बाद। और इस घटना में 14 से 15 वर्ष के किशोर, युवा कह सकते हैं, वो इस घटना में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत ये जानते हुए कि अंग्रेजी थाने पर जब हम झंडा फहराने का प्रयास करेंगे तो लाठियां भी चलेंगी और गोलियां भी खानी पड़ेगी, उसके बावजूद ये लोग गए। इन लोगों ने उस भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया, पुलिस ने इनको पीटा, गोलियां भी चली, बाहर खड़े हजारों की भीड़ पर, निहत्थी भीड़ पर गोलियां चली, 34 लोग शहीद हुए। और उस घटनाक्रम के बीच इन 5 किशोरों ने घायल होते हुए भी झंडे को फहराया। तो झंडे की आन बान शान के लिए ये जो 5 युवा, मदन गोपाल सिंह, त्रिपुरारी सिंह, परमानंद झा, कार्तिक मंडल, ये लोग जो लड़ रहे थे ना, ये कौन थे? क्या ये किसी एक दल के थे? आम नागरिक थे। ये उस आयु वर्ग के लोग थे जिस आयु वर्ग के लोग आज शायद स्वतंत्रता का, आजादी का वो मूल्य भी नहीं समझते। आज इन लोगों को याद करने का दिवस है। और देश में जो ये आजादी हमने दिलाई, इसलिए हम सत्ता में बने रहेंगे। आजादी हमने दिलाई, हमारे अलावा किसी और को श्रेय नहीं मिलना चाहिए। उनके लिए हमारी ये किताब एक संदेश है कि आप जानिए तारापुर के उन 34 बलिदानियों का रक्त भी इस मिट्टी में शामिल है। और आजादी का आज जो आप और हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आजादी का जश्न लाल किले पर मनाया जाएगा। उस जश्न में तारापुर के शहीदों का, बावनी इमली के शहीदों का, शहीद तिलका मांझी का, बिरसा मुंडा का, और ऐसे अगणित सिद्धो कानों से लेकर के हर जाति, वर्ग, पंथ के लोगों का योगदान है। बिल्कुल। अच्छा, चूंकि अभी किताब की बात आ गई तो मैं एक सवाल ये जानना चाहूँगा कि चूंकि आपसे पहले इतने मुखर रूप से और इतने देशव्यापी तौर पे किसी ने इसकी बात की चर्चा नहीं की थी, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन खास नहीं है, आपको ये किताब लिखते के समय आपको जो जानकारियाँ जुटानी पड़ी उसके लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ा? देखिए, ये किताब एक दशक के लगातार शोध का परिणाम है। चूंकि मैं पूर्ण रूप से कोई शोधार्थी नहीं हूँ, तो समय जितना निकल पाता है उसमें ढूंढना और लगातार मन में इस चीज को लेकर के एक काम चल रहा था। तो एक दशक में जो जो सामग्री जहाँ पर किताबों में, जहाँ पर जिक्र मिला, जहाँ पर आर्काइव्स में जो कुछ मिला, उससे जुड़ा हुआ एक शोधपूर्ण इतिहास का ग्रंथ बन गया। और इसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के उस उद्बोधन से मिली जो उन्होंने मन की बात में रखा, और मेरी सराहना भी की इस चीज के लिए कि मैंने एक ऐसे विषय को चर्चा में लाया जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। और आज ये किताब के रूप में और उत्साह मेरा बढ़ गया कि अब किसी भी तरह इसको किताब के रूप में लाना ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस ओर एक आह्वान किया था। तो आज ये 4 सालों के बाद किताब के रूप में प्रस्तुत है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि इतिहास के अनगिनत किताबों में के दत्ता की किताब बिहार ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हुई है, बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, उसमें कई जगहों पर कुछ पन्ने तारापुर शहीदों के नाम से रंगे हुए हैं। आप कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन के इतिहास में जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित था कि 15 फरवरी को हर साल तारापुर दिवस मनाया जाएगा, लेकिन सत्ता मिली तो शहीदों को भूल गए। और ये भी दिखाना था कि आज़ादी तो केवल हमारे परिवार ने, हमारे दल ने दिलाई है,
यही कारण था कि आज़ादी की उस लिगेसी को भुनाते हुए लगातार, कहते ना कि एक बड़े कारण से एक बड़ा पक्ष सामने रख दीजिए तो बहुत सारी बातें गौण हो जाती हैं। तो आज़ादी हमने दिलाई बस इस एक वाक्य के नाम पर करीब 4 दशकों तक शासन हुआ, और फिर गरीबी हटाओ का नारा पहली बार इंदिरा जी ने दिया था। उसके पहले तो केवल आज़ादी के नाम पर ही वोट मिलते थे। तो आज़ादी में सबका योगदान था। ठीक है कि दिल्ली और मुंबई से कुछ नज़दीक की घटनाओं को ज़्यादा बड़ा बना दिया गया, लेकिन सुदूर झारखंड हो या तमिलनाडु का कोई गांव हो या कर्नाटक का कोई गांव हो, हम ये कैसे बोल सकते हैं कि 1942 में भारत की आज़ादी से करीब 5 साल पहले देश के 4 स्थानों पर स्वतंत्रता मिल गई थी। बलिया, इसलिए उसको बागी बलिया कहते हैं, तारापुर, मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है, और महाराष्ट्र का सतारा, इन 4 जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था। और कई महीनों तक, तारापुर में तो 45 दिन और सतारा में तो कई महीनों तक अंग्रेज वहां वापस कब्जा नहीं कर पाए थे। तो ये इतिहास है भारत का, और इस इतिहास में जो जनता का योगदान है, आम जन, हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, हर आयु वर्ग के लोगों का जो योगदान था वो अमिट योगदान था। एक आह्वान, एक नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया, राजनीतिक सामाजिक रूप से लोगों को संगठित करने का काम किया, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि आज़ादी के लिए एक समय के साथ जो अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया हुआ संगठन था, उस समय के साथ आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक संगठन बनकर के खड़ा हुआ। और उसी आह्वान में सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज की भी भूमिका है। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो एक क्रांतिकारियों का संगठन था, बंगाल में अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों का जो संगठन था, इन सबका अपना योगदान है। अच्छा, तो जैसे अभी तारापुर संग्राम के लिए आपने चर्चा करी, तो ये तारापुर हमारे दर्शकों को बताइए, तारापुर कहाँ की घटना, मतलब किस जगह पे है ये तारापुर? तारापुर भारत का इतिहास, जिस राज्य के स्वर्णिम इतिहास से शुरू होता है जी, उस बिहार की पावन भूमि में एक क्षेत्र है अंग देश, जिसकी चर्चा अपने महाराजा कर्ण के माध्यम से महाभारत के संदर्भ में आप सुनते होंगे। उस कर्ण की भूमि मुंगेर एक जिला है, और उस जिला में एक थाना उस दौर में पड़ता था, आज अनुमंडल है, जिसका नाम है तारापुर। यानी बिहार के मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर थाना के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मामला है, और उस घटनाक्रम में नृशंसता के साथ निहत्थे क्रांतिकारियों और उनके समर्थन में जुटी आम जनता को जी, उस समय का जो अंग्रेज कलेक्टर था E.O. ली, ये इतिहास की पहली घटना होगी जब किसी सिविल सर्वेंट ने अपने रिवॉल्वर से गोली चलाई हो। और 75 राउंड सरकारी आंकड़े बताते हैं, 75 राउंड की गोलियां चली, उसमें दर्जनों लोग मारे गए, कई शवों को उठा करके गंगा में बहा दिया गया। और 3 दिन बाद जब अंग्रेजों के दमन के बाद लोग वहाँ किसी तरह पहुँचे थे तो केवल 34 शव मिले। इसलिए आधिकारिक तौर पर इस घटना में 34 लोगों के शहीद होने की, बलिदान होने की बात कही जाती है जी। तो ये घटना पूरी तरह से एक पूर्व नियोजित, पहले से क्रांतिकारियों ने ये तय करके किया था। इस घटना की थोड़ी पृष्ठभूमि भी मैं बता देता हूँ। जी बिल्कुल बताइए। 1931 में गांधी जी का और इरविन का समझौता भंग हो गया था। उसी दौर में समझौते के दौरान ही लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि गांधी जी उस समझौते में भगत सिंह और उसके साथियों की फांसी रुकवाने की मांग करेंगे। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी हो गई। और दूसरी तरफ समझौता रद्द होने के बाद घटनाक्रम तेजी से बदलता है और कांग्रेस पर बैन लग जाता है। और पूरे देश में जितने भी राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यालय थे, वहाँ से कांग्रेस सहित तमाम संगठनों के कार्यालय को जब्त किया जाता है, उनके झंडे उतार लिए जाते हैं, वहाँ पर यूनियन जैक लहरा दिया जाता है।
इस घटना और बड़े बड़े सभी नेताओं को, महात्मा गांधी जी से लेकर के राजेंद्र बाबू, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो मुंगेर में स्वतंत्रता आंदोलन को लड़ रहे थे, ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस घटना के विरोध में, या कहें कि इस घटना के बाद एक जो शून्य स्वतंत्रता आंदोलन में उपजा, उस शून्य को चुनौती देने का काम तारापुर के लोगों ने, तारापुर के नौजवानों ने, किशोरों ने किया था। उसी घटना का नाम है तारापुर संग्राम, जो 15 फरवरी 1932 में। ओके अच्छा, ऐसा भी चर्चा में है कि कांग्रेस जो है नेहरू और गांधी को हीरो बना करके सत्ता में रहने के लिए उनको हीरो बना करके सावरकर, भगत सिंह और पटेल जी को दबा रही है। ऐसा भी कुछ है। बहुत सारे लोग स्वतंत्रता के ऐसे हैं, स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम आगे नहीं आ रहा केवल गांधी नेहरू जी की वजह से। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो इससे भी 4 कदम आगे की बात हम कर रहे हैं और अनेक लोग कर रहे हैं। ये तो कुछ नाम है जिनके बीच में आज भी हम तुलना कर रहे हैं कि सावरकर ज़्यादा बड़े थे या गांधी ज़्यादा बड़े थे, सावरकर का त्याग ज़्यादा बड़ा था या नेहरू का त्याग ज़्यादा बड़ा था, सावरकर की जेल में यातना ज़्यादा दुखद और दर्दनाक थी या नेहरू जी आगा खां पैलेस में क्या करते थे। इन सब चीज़ों की चर्चा होती है, लेकिन इससे आगे बढ़ करके ये तो वो दर्जन भर नाम है जो सभी जानते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो मदन गोपाल सिंह है, ये जो शहीद विश्वनाथ सिंह है, ये जो शहीद हुए लोग अनगिनत क्षेत्रों में हैं, इन सब लोगों की बात कौन करेगा? आज़ादी की असली लड़ाई तो सब मिलकर के लड़ रहे थे। जी। श्रेय लेकर के उस पर राजनीतिक रोटी सेकने वाले कुछ लोग हो सकते हैं। बाद की पीढ़ी अपने पूर्वजों के इस पुण्य काम का भी व्यवसायीकरण कर रही हो, राजनीतिकरण कर रही हो, लेकिन देश में हजारों ऐसे बलिदानी हुए जिनके पूर्वज आज कहाँ हैं? आज असली गांधी कहाँ हैं? असली गांधी राहुल गांधी हैं। असली गांधी जी के परिवार के लोग किस सत्ता में हैं, किस राजनीति में हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं? कोई जानता भी नहीं। कोई जानता नहीं। और बीजेपी का इतना दबदबा हो गया है कि लोग उठना भी नहीं चाह रहे गांधी जी के। लेकिन एक नेहरू परिवार कैसे गांधी परिवार बन गया, ये एक शोध का विषय है। जी अच्छा, एक सवाल ये आता है कि, और ये जो सवाल मैं अभी कहने वाला हूँ, ये एक्चुअली मेरे बेटे ने पूछा, जो अभी मुश्किल से 6-7 साल का है, जो किताबों में पढ़ाया जाता है। एक दिन वो ऐसे ही आया, उसने बोला, पापा अगर गांधी जी नहीं होते तो क्या हम लोग अभी भी गुलाम होते? ये सवाल अगर हम एक लेखक से पूछना चाहते हैं। देखिए, गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये यूं कहें कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने। उसके बाद से लंबे समय तक जो ब्रिटिश सरकार के सचिव होते थे, उस स्तर के अधिकारी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। एक तरह से उस दौर में कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम कर रही थी कि जो देश में कहीं ज्यादा आक्रोश, अराजकता का रूप ना ले, सरकार के खिलाफ पूरा क्रांति विद्रोह ना खड़ा हो जाए जनता में। इसलिए जनता को लगे कि एक ऐसा संगठन है जो उनके लिए बात कर रहा है। तो उस अंग्रेजों की सत्ता को अक्षुण्ण रखते हुए भारतीयों के लिए कुछ अधिकार लेने की बात कहने वाला संगठन कांग्रेस था। उस कांग्रेस को एक बड़ा परिवर्तन निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी ने दिया। और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले हो, महात्मा तिलक हो, ऐसे तमाम जो उस समय के उनसे भी पुराने और बड़े क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, नेता थे, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, उन लोगों ने, उनके सानिध्य में गांधी जी ने जो कुछ समझा सीखा, तो गांधी जी ने सत्य अहिंसा सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। हालांकि उनके आंदोलन कई बार शुरू हुए, असहयोग आंदोलन चला, कुछ समय बाद वो भी रुक गया। तो अनेक कारणों से, तो उस समय की परिस्थिति को अगर देखेंगे ना, तो जब भी कांग्रेस किसी बड़े आंदोलन का आह्वान करती थी, तो चाहे गरम दल के नेता हो या जो सशस्त्र क्रांति वाले लोग थे, वो भी अपनी सशस्त्र क्रांति को कुछ समय के लिए
छोड़ गांधी जी करके के साथ गांधी जी के साथ या कांग्रेस के साथ या भीड़ जुटाने में, युवाओं के मोबिलाइजेशन में वो खुल करके सामने आते थे। और अनेक बार जब वो आंदोलन शिथिल हो जाता था तो वो फिर वापस अपने रास्ते पर निकल पड़ते थे। तो ये जो आज़ादी का आंदोलन था, कहीं ना कहीं उस दौर में विचारधारा अलग रही, संगठन अलग रहा, लेकिन ध्येय सबका यही था कि भारत आज़ाद हो। तो गांधी जी की भूमिका से भी कोई इनकार नहीं कर सकते हैं, गांधी जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन गांधी जी लेकिन केवल के अलावा, भूमिका है। गांधी जी के अलावा हाँ। अगर सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज काम ना किया होता, अगर भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु की फांसी ना हुई होती, अगर चंद्रशेखर आजाद ने आजाद रहने का अपना वो प्रण एक गोली अपने सर में मारकर पूरा नहीं किया होता, और तारापुर संग्राम जैसे बलिदान जो गुमनामी के अंधेरे में लंबे समय तक खोया रहा, ऐसे सैकड़ों घटनाओं का अगर हम भूल जाएं, आजादी की इस लड़ाई से इन घटनाओं को अलग रख दें, जी। तो भी आजादी नहीं मिलती। सही बात है। तो गांधी जी की जो एक सामूहिक चेतना उन्होंने जगाने का प्रयास किया अपने भाषणों से, अपने वक्तव्यों से, अपने सत्याग्रह से, उसको बल देने का काम इन तमाम घटनाओं के माध्यम से होता था। इस घटना के भी पृष्ठभूमि में गांधी जी हैं, क्योंकि गांधी जी की गिरफ्तारी होती है, सरदार पटेल की गिरफ्तारी होती है, तमाम कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। तब पंजाब के सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, और उस समय कार्यकारी अध्यक्ष जब होते थे, जब ये इसको युद्ध काल कहा जाता था, जब कांग्रेस पर प्रतिबंध लग गया तो उसको युद्ध काल कहा गया, और उस युद्ध काल में उसकी संज्ञा डिक्टेटर की हो गई। शार्दुल सिंह यानी जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनको डिक्टेटर कहा गया। अच्छा। और उस डिक्टेटर ने एक पत्र लिखा देश भर के क्रांतिकारियों को और कांग्रेस के लोगों को, केवल कांग्रेस के लोगों को नहीं लिखा, क्रांतिकारियों को भी लिखा और आम जनता को लिखा कि जहां भी मौका मिले आने वाले 15 फरवरी को आप ब्रिटिश सरकार के जो भवन है वहां पर कब्जा करके झंडा फहरा दीजिए, और ये एक सांकेतिक हो ताकि ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं हो। और उसी सांकेतिक घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए ये तारापुर संग्राम की घटना 15 फरवरी 1932 को हुई थी। ये एक संदेश था सीधे ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने का। तो इस तरह की घटनाओं से इस देश की आजादी को अलग करके नहीं देख सकते हैं। गांधी जी का जितना योगदान था उतना ही वीर सावरकर का भी योगदान था, उतना सुभाष चंद्र बोस का था, सरदार पटेल का था। अगर कहा जाए तो गांधी जी छत थे, ये सब लोग पिलर थे कहीं ना कहीं उस आजादी की लड़ाई में। तो मेरा जो मुख्य सवाल था ये यही कि क्या हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस के अंदर है, कि उसमें भी जब वो पढ़ते हैं तो उनके मन में यही सवाल आता है, एक 6 साल के बच्चे के मन में यही आया किताब पढ़ने के बाद कि क्या उनकी ही भूमिका थी। तो क्या मतलब इस चीज की आवश्यकता हो पड़ी है कि भाई अब हम किताबों में भी थोड़ोली पढ़ाएं कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या कितने लोगों ने इसमें काम किया है। देखिए, आजादी की लड़ाई के जितने भी नायक थे, आपने देखा होगा कि अभी पिछले साल आजादी का अमृत महोत्सव खत्म हुआ, हजारों नायकों को सरकारी कार्यक्रमों में याद किया गया। उनके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं। शहीद खुदीराम बोस का नाम क्यों नहीं देश का बच्चा बच्चा जानता, जबकि सबसे युवा। प्रफुल्ल चंद चाकी, उसका नाम क्यों नहीं देश का बच्चा बच्चा जानता है। एक शहीद हुए थे मुजफ्फरपुर में, दूसरे हमारे मोकामा में, उनका नाम क्यों नहीं जानते हैं लोग। और आपको मैं बताऊं कि इस शहीद विश्वनाथ सिंह, महिपाल सिंह, शीतल चमार, सुकुल सोनार, संता पासी, झोंटी झा, सिंहेश्वर राजहंस, बद्री मंडल, बसंत धानुक, रामेश्वर मंडल, गैबी सिंह, अशरफी मंडल, चंडी महतो
कोई जानता नहीं। इन 13 लोग जिनका शव का पहचान हो पाया था और 21 ऐसे शव मिले थे जो छत विछत थे, उसको कोई पहचान नहीं पाया। इन लोगों का नाम क्यों नहीं भारत के बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए? बिल्कुल, आज सवाल यही है कि हर गांव हर जिले में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी स्वतंत्रता की लड़ाई में, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हमारे टेक्स्ट बुक से उड़ा दिया गया ताकि वो हमारे जेहन में उतर भी ना सके। तो अभी ऐसे लेखकों की भी जरूरत है जो उन चीजों को लेकर आए वापस। बिल्कुल आवश्यकता है और प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान भी किया था। मैं नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मन की बात में तारापुर संग्राम की चर्चा की और उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हर एक नागरिक को और खासकर युवा लेखकों को हम आमंत्रित करते हैं कि अपने क्षेत्र की ऐसे घटनाओं को इतिहास के रूप में संकलित करें, उस पर किताब लिखें, उस पर सोशल मीडिया में लिखें, उस पर वीडियोस बनाएं और सरकार को भी प्रेषित करें ताकि वो उस घटना को ऑथेंटिकेट करके वास्तव इतिहास में उसको जगह मिल सके। और मुझे लगता है ये जो प्रयास शुरू हुआ है ये आज के दौर में सोशल मीडिया और ये जो इंटरनेट है ये इतिहास में हजारों पन्नों को जोड़ने का काम कर रहा है और अब रुकेगा नहीं। अगर इस चीज का सोशल मीडिया के इस दौर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर कोई अपनी जानकारी, अपनी आवाज, अपनी बात को दुनिया के सामने रख सकता है। अब मोहताज नहीं है लोग कि केवल सरकारी कलम से ही इतिहास लिखा जाए। अच्छा, इसी पे एक और सवाल जो कि विपक्ष के जो हमारे एक और गांधी हैं, राहुल गांधी, उनका तरफ से उठाया जाता है और हमेशा टिप्पणी की जाती है कि सावरकर तो माफी वीर थे, उनका क्या योगदान था। तो अगर एक आम नागरिक जो उनके बातों को सही मान ले कि सावरकर माफी वीर थे, तो उसके मन में जो धारणा बनेगी उसको आप कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, राहुल गांधी खुद माफी मांगते हुए घूमते हैं और अभी 2 दिन पहले की बातें सुप्रीम कोर्ट में उनको फिर से लताड़ लगाई है और ये तक कह दिया कि कोई भी सच्चा भारतीय ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा जो राहुल गांधी करते हैं। तो राहुल गांधी को सावरकर पर टिप्पणी करने के लिए भी आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर डांटा था और उन्होंने कहा था कि अगर आप दोबारा ऐसा करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। सावरकर अगर अंग्रेजों के साथी होते तो इतिहास में, दुनिया के इतिहास में 2 आजन्म कारावास की सजा नहीं मिलती, उनको नहीं मिली होती और जाकर के उस अंडमान के सेल्युलर जेल में उस काल कोठरी को देखना चाहिए राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और उनके चमचों को जो सावरकर के ऊपर सवाल उठाते हैं। उस सेल्युलर जेल की दीवारों में अपने नाखून से और उंगलियों से उन्होंने जो किताब लिखी थी, उसी किताब ने पहली बार दुनिया को ये बताया कि 1857 की क्रांति एक विद्रोह थी जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थी। नहीं तो लंबे समय तक तो ब्रिटिश ये प्रचारित करते थे कि वो बस ऐसे ही छोटी मोटी घटना थी। उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने का काम वीर सावरकर ने किया। तो वीर सावरकर से अगर आप उन लोगों की तुलना कर रहे हैं जो पॉलिटिकल बंदी बनकर के राजा महाराजाओं के और ये नवाबों के महलों में नजरबंदी का मजा लेते थे, हर तरह के खाने की सुख सुविधाएं मौजूद थी, पढ़ने की लिखने के लिए किताब कॉपी कलम मिलता था और शाम में बैडमिंटन भी खेलते थे, तो दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। या ठीक है कि वो भी देश की आजादी में वो लोग भी लड़ रहे थे, लेकिन जिस प्रकार की यातनाएं कांग्रेस के अलावा तमाम क्रांतिकारियों को मिलती थी वो कांग्रेस के किसी एक नेता को मिली हो तो बताओ। एक अपवाद है लाला लाजपत राय, जिनको अंग्रेज की लाठियां खानी पड़ी थी और उसी घटनाक्रम के बाद साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनका निधन हो गया था और उसी का बदला लेने के लिए एक कांड जो है भगत सिंह और उसके साथियों ने किया था। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये जो आरोप लगता है वो सही साबित होता है कि भैया वो माफी वीर थे, कि वो माफी मांग के छूटे थे, ऐसा सच है?
माफी तो एक चिट्ठी इतिहास की मोतीलाल नेहरू की भी मैंने सोशल मीडिया पर देखी और कई वेबसाइटों पर भी है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दिया जाए और आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, तो एक बड़े साम्राज्य से टकराने वाले लोग और उनके बारे में आज की जनरेशन इधर उधर की बातें करे, ये कतई उचित नहीं है। सावरकर का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत को एकजुट करने में, भारत के स्वत्व को जगाने में, भारत की सोई हुई आत्मा को जगाने में एक बहुत बड़ा योगदान था। और बाहर ब्रिटेन में रहते हुए, लंदन में रहते हुए जो क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा से लेकर के तमाम अन्य नाम आप देखते हैं, उन सब के बारे में भी वहाँ इंडिया हाउस नाम से एक घर था जिसमें कैसे क्रांतिकारी लोग रहते थे और वहाँ पर क्या क्या विदेश में रहने वाले लोगों के बीच में वो काम कर रहे थे। तो एक लंबा इतिहास है, लंबा योगदान है। इस प्रकार केवल अपनी विचारधारा को, अपने संगठन को, अपने परिवार को श्रेष्ठ बताने के लिए औरों को छोटा और कमतर बताने की सोच ही राहुल गांधी के रास्ते का रोड़ा है। यही कारण है कि राहुल गांधी 99 यानी 90 नर्वस के शिकार हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। क्योंकि इस देश की जनता में ना अपने क्रांतिकारियों के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है और वो उनके खिलाफ बहुत कुछ इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां नहीं सुनना चाहते। तो राहुल गांधी हो या जो कोई हो, उन्होंने नेहरू जी के कृतित्व के लिए एक लंबा कालखंड भारत की सत्ता में सुख भोग किया है। अब उनको चाहिए कि आगे के लिए कुछ जनता के लिए ऐसी बातें सोचें और करें जिससे आगे उनको मौका मिले इतिहास के पन्नों में जाकर। किसी की छवि धूमिल करने से उनको भविष्य का सुनहला भविष्य नहीं मिलने वाला है। अच्छा, इतिहास के पन्नों की आपने बात की। इतिहास के पन्नों में एक और स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम तिलका मांझी। तिलका मांझी का भी जो योगदान था वो बहुत बड़ा कहा जा सकता है। कहा जाता है कि वो पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों और सामंतियों के खिलाफ हथियार उठाया था, जबकि उनको उतनी महत्ता नहीं मिली इतिहास के पन्नों में। कारण क्या हो सकता है? क्या वो मांझी थे इस वजह से? देखिए, मैंने इस किताब का ही पन्ना फिर खोला है जी, और मुझे जानकारी है, लेकिन मैं जानबूझ करके किताब खोलकर लोगों को बताना चाहता हूँ। 11 फरवरी 1750 को भागलपुर में तिलकपुर गांव में तिलका मांझी का जन्म हुआ और 1771 से लेकर 1785 12 जनवरी 1785 जिस दिन तिलका मांझी को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर एक बरगद का पेड़ आज भी है। मैं वहाँ गया हूँ और हम लोगों के कई कार्यक्रम वहाँ पर हुए और आज के समय में एक संतोषजनक छोटा सा पार्क वहाँ पर बन गया, एक मूर्ति भी लगी हुई है। तो तिलका मांझी को फांसी दी गई, यानी 1771 से 1785 का जो कालखंड है, लगातार तिलका मांझी ने गुरिल्ला युद्ध की पद्धति अपनाते हुए अंग्रेजों पर लगातार हमले किए और अंग्रेज के एक बहुत बड़े अफसर जो वहाँ के कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड को 1783 में अपनी जो है उनका जो हथियार था उस तीर धनुष से एक सटीक जहर बुझे तीर का निशाना लगाया और वो क्लीवलैंड लंबे समय तड़पते हुए, इलाजरत रहते हुए, उसके बाद वो 1784 की जनवरी में मारा गया। तो तिलका मांझी जो 1857 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया गया, उससे कई वर्ष पहले हो चुका है। यही मेरा सवाल था कि जब इतने सालों पहले उन्होंने ये काम कर दिया था तो उन्हें क्यों नहीं इतिहास के पन्नों में जगह दिया गया, जबकि यहाँ 1857 से शुरू होता है। राहुल गांधी की बड़ी चर्चा लवकान जी आपने की और सुना भी होगा आपने। अभी राहुल गांधी कल परसों ही कहीं बोल रहे थे
कि मैं जब बचपन में था तो मुझे ओबीसी समाज का कोई इतिहास नहीं सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, जबकि मैं अब आज देखता हूं तो ओबीसी का कितना गौरवशाली इतिहास है। राहुल गांधी कभी खड़ा होकर के संसद में ढूंढने लगते हैं कि आज भारत का कोई भी सचिव क्यों नहीं है ओबीसी, एससी, एसटी, दलित। तो भैया ओवर द नाइट तो कोई चीज होती नहीं है। 2014 में मोदी सरकार बनी है, तुम सारे सवाल मोदी सरकार से पूछ रहे हो। आज जो प्रश्न आपने किया ये सवाल उस वक्त के सत्ता में बैठे हुए लोगों से है कि तुम्हारी सरकारी कलम का स्याही क्यों सूख गया, क्यों तुमने तिलका मांझी के ऊपर भारत के राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम में एक चैप्टर नहीं बनाया। क्योंकि तिलका मांझी पहले कह सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में और भी लोग काम कर रहे थे। तो आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि तिलका मांझी को इतिहास में वो स्थान क्यों नहीं मिल पाया जो जिसके वो हकदार थे। बिल्कुल यही सवाल है। तो राहुल गांधी जी ये सवाल तो आपसे, आपके पूर्वजों से है और सत्ता में बैठे हुए उन लोगों से और विचारधारा के नाम पर भारत के इतिहास को कलंकित करने वाले उन लेखकों से भी है जिन्होंने भारत का ये ऐसा इतिहास लिखा। तो तिलका मांझी हो चाहे बिरसा मुंडा जी हो, आज वो किसी कलम के मोहताज नहीं है, उनकी कृतियां लोगों के दिलों में है और वहां दिल से जो आवाज निकल रही है वो धीरे धीरे कागज पर भी अपनी जगह बना रही है। ठीक है, ये मान लिया कि राहुल गांधी और बाकी लोगों से सवाल पूछा जाएगा, कांग्रेस ने जो इतने सालों में किया वो सवाल भी पूछा जाएगा, लेकिन अभी जब से बीजेपी आई है, बीजेपी ने इस मामले में क्या कुछ किया है? क्या पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कोई एक चैप्टर ऐड हुआ इनके बारे में? अभी आपने रिसेंट में कई टीवी चैनलों पर कई दिनों तक बहस सुनी होगी कि एनसीईआरटी के इतिहास के पाठ्यक्रम में बदलाव हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अकबर को, औरंगजेब को कम कर दिया गया, महाराणा प्रताप को बढ़ा रहे थे इसको। तो ये सब प्रयास जो है कि भारत, देखिए नायक जो है ना, इस देश का नायक, ये दुनिया के किसी भी देश का नायक ही तय करता है समाज की आगे की दिशा। अगर हम गलत प्रतिमान चुनेंगे, गलत नायकों को चुनेंगे तो हम गलत दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमको बहुत ही सावधानी से, इतिहास में तो बहुत सारे पन्ने हैं, इतिहास में तो राम और रावण एक ही युग में हुए, बिल्कुल, लेकिन बच्चे बच्चे में राम नाम मिल जाएगा, रावण एकाध ही कोई रखता है, चंद्रशेखर रावण है, हाँ एकाध कोई रखता है उस तरह से, वो भी ऑफिशियल नाम उन्होंने नहीं रखा है, अब वो बदलाव कर रहे हैं उसमें। तो सही नायक कौन होगा, क्या खलनायक को नायक बना करके हम समाज को उस दिशा में ले जा सकते हैं, ये बातें हैं। इसलिए इतिहास के उन पन्नों को हम इतिहास में जगह देते हैं जो आगे की पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दे सके। और आपने देखा, मैंने जिक्र किया आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 वर्ष आज़ादी के पूरे हुए तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया गया। सैकड़ों किताबें इतिहास की खास अलग अलग लोगों पर लिखी गई, अलग अलग घटनाओं पर लिखी गई, सरकार के माध्यम से भी लिखी गई, सरकार द्वारा फंडिंग भी मिली और प्राइवेटली, निजी रूप से भी बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया। अनेक कार्यक्रम हुए, अनेक दिवस मनाए जाने लगे। आज बिरसा मुंडा जी के जयंती पर कार्यक्रम होता है, 4 साहिबजादे जो थे उनके ऊपर भी बाल दिवस का कार्यक्रम होने लगा है, वीर बाल दिवस। पहले नहीं होता था। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर पराक्रम दिवस देश मना रहा है। कुछ द्वीपों के नाम उन लोगों के नाम पर रखे गए। पहली बार कोई, जो चंद्रशेखर आजाद थे, उनकी कुटिया तक कोई देश का प्रधानमंत्री पहुंचा तो नरेंद्र मोदी। पहली बार राष्ट्रीय समर स्मारक बना जिसमें एक जगह ही सारे देश के बलिदानी लोगों का, सैनिकों का, सबका नाम एक जगह इकट्ठा किया गया। अमृत उद्यान बनाया गया। और आप देखेंगे कि जो आजाद हिंद फौज के बचे हुए सिपाही थे उनको भी वर्ष 2018-19 में 26 जनवरी की परेड में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार के अनेक काम हैं जो राष्ट्र के असली नायकों को जो छूट गए,
जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए थे, जिनको नज़रअंदाज किया गया या जिनको जानबूझ करके इतिहास के पन्नों से हटाने का प्रयास हुआ, उनको धीरे धीरे ये सरकार समाहित करने का काम कर रही है। और समाज में सरकार ने एक चेतना अवश्य जगाई है कि आज आपने हमसे तिलका मांझी वाला प्रश्न पूछा। ये सामाजिक चेतना का एक असर मैं देखता हूँ। ऐसी ही एक घटना हमारे यहाँ हुई थी जब बहुरिया जी थी उस समय वहाँ की एक क्रांतिकारी, उनके मतलब अध्यक्षता में हुई थी। उस समय भी ऐसा ही एक घटना होते होते रह गया था। उस समय अंग्रेज मारे गए थे हिंदुस्तानियों के बजाय, तो क्योंकि उनको पहले से अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो घटना हुई थी। ऐसे मुझे लगता है बहुत सारी घटनाएं हर जिले में, हर गांव में रही होंगी। ज़रूरत है उनको बाहर निकाला जाए, वो चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से हो, प्रिंट के माध्यम से हो। इसमें सरकार और क्या कर सकती है? जैसे अभी जो चर्चा उठा कि भाई इतिहास के एनसीईआरटी के सिलेबस में चेंज हो रहा है, लोगों को कम बताया जा रहा है, किसी को ज़्यादा घटाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग अपने हिसाब से, अपने जो वाद होता है उस वाद के हिसाब से लोग सवाल उठाते हैं। तो सरकार के लिए, सरकार की तरफ से और क्या क्या किया जाए कि जो कहीं छूट गए हैं इतने प्रयासों के बाद भी उनको भी स्थान मिले? मुझे लगता है कि जैसे जालियांवाला बाग और चौरी चौरा में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, दोनों जगह एक अच्छा स्मारक बना है, लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं। सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज एक बहुत बड़ा टूरिज्म हब बन रहा है। तो इस प्रकार देश भर में, चाहे तारापुर संग्राम की बात करें तो मैंने सरकार से इसके लिए भी अनुरोध किया है कि उस ब्रिटिश कालीन थाना आज भी मौजूद है, उस पूरे थाना परिसर को अधिग्रहण करके एक तारापुर संग्राम स्मारक या राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उसको संरक्षित करते हुए उसका निर्माण किया जाए, उसको विकसित किया जाए, ताकि वहाँ पे जो लोग जाए वो प्रेरणा ग्रहण कर सके और पुराने चीज़ों को देख करके आदमी अतीत में लौटता है और उसको महसूस करता है। तो इस प्रकार के जितने भी घटनाएं हैं, जो प्रमुख घटनाएं हैं, उनको चिन्हित करके वैसे स्थलों को विकसित किया जाए। उन नायकों को उनके क्षेत्र में विशेष महोत्सव के रूप में उनके जयंती को, उनके पुण्यतिथि आदि पर कार्यक्रम करना चाहिए। और इतिहास में संक्षिप्त रूप में ही सही, लगभग हर तरह के, हर कालखंड के, पौराणिक हो, आधुनिक इतिहास हो, उस समय में जो अलग अलग लोग हैं जिनको हम नायक के रूप में देख सकते हैं, उन सब के बारे में संक्षिप्त में जानकारी होनी चाहिए। अलग अलग कक्षाओं में हम इसको पढ़ा सकते हैं और इस दिशा में कुछ प्रयास सरकार ने किए भी हैं। मेरा अनुरोध है कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। और डिजिटल युग है तो बहुत अच्छे से एआई को भी इन सब चीज़ों के लिए ट्रेंड करना चाहिए, कुछ हमारे एक्सपर्ट्स को इस पे लगाना चाहिए, ताकि अगर कोई जानकारी वहाँ पूछे तो वो सही सही अच्छी जानकारी उपलब्ध करा सके। एक अभी बातों बात में आपने जिक्र किया सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति के लिए। हमेशा से विपक्ष यानी कांग्रेस और बाकी दल जो उसके हैं, वो यह आरोप आप पर लगाते हैं कि आपने सरदार पटेल को हाईजैक कर लिया, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया सरदार पटेल को, जबकि वो तो कांग्रेसी थे। सरदार पटेल इस देश के पहले गृह मंत्री थे। सरदार पटेल आचार्य चाणक्य के बाद एक दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने अखंड भारत के स्वप्न को जमीन पर साकार करने का काम किया। इसलिए सरदार पटेल जब अखंड भारत के थे तो सरदार पटेल केवल कांग्रेस के कैसे हो सकते हैं? और ये कांग्रेसी तो वही है जो सरदार पटेल की प्रतिमा का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि सरकार ने 3000 करोड़ बर्बाद कर दिए। आज इनको जाकर राहुल गांधी बहुत आजकल मैथ पढ़ाते हैं, पावर पॉइंट भी बताते हैं लोगों को, तो राहुल गांधी को उसका कैलकुलेशन करना चाहिए कि हर वर्ष कितने लोग वहां पर पर्यटन के रूप में पहुंचे, उन्होंने कितना रुपया खर्च किया, कितना उस क्षेत्र की तरक्की में योगदान दिया और सरकार को कितना रेवेन्यू मिला। तो राहुल गांधी और कांग्रेसियों का सवाल और जवाब पूरा हो जाएगा। चलिए, उनका सवाल शायद पूरा हो ना हो, हमारा सवाल अब पूरा होता है, क्योंकि अगर सवाल हम आपके तो बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे माध्यम से निकल के आ रहे हैं, अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को यहीं देते हैं विराम। और बस यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध है जिसमें ऐसे विभूतियों का जिक्र किया गया है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उन्हें लीजिए, पढ़िए, खरीदिए। और अगर आपको पता है कि कोई ऐसी घटना हुई थी या कोई ऐसे महापुरुष थे
और वो नहीं कहीं दर्ज है तो आप इस पर काम करिए। इसी तरीके से हम एक दूसरे से मिल के, एक दूसरे से जानकारी इकट्ठा करके अपने खोए हुए इतिहास को वापस ला सकते हैं सबके सामने। आज का कार्यक्रम यहीं ख़त्म करते हैं। आप आए, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।